Good morning, everyone. I am Prem Kaur Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with the fourth part of the rise of nationalism in Europe. Dear students, in this session, mainly we will focus on the age of revolution between 1830 to 1840. But there are so many contents which we will discuss on this matter. The revolutionaries, especially about the Giuseppe Mazzini. प्यारे बच्चों, हमारे सेकंड सेक्शन के एक लास्ट पॉइंट 2.4 में द रिवोल्यूशनरी रह गया था, उसके उस कंटेंट को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर with the age of revolution 1830 to 1848, and in that section we will see about the romantic imagination. हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक रोमानी कल्पना जो थी राष्ट्रवाद की वो कैसी थी. आफ्टर दैट वी विल गेट एन इन्फॉर्मेशन हाउ दे स्प्रेड द नेशनल्स थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस. आफ्टर दिस वी विल गेट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द हार्डशिप, हंगरनेस एंड पॉपुलर रिवोल्ट, जो वहाँ पर भूख और कठिनाइयाँ थी और जो जन विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर हासिल करेंगे. एंड इन लास्ट वी विल सी अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, उदारवादियों की जो क्रांति हुई थी इन 1848 में, हम उसके भी महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे. द रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द ईयर्स following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कल के सेशन में मैंने आपको बतलाया था कि वियना कांग्रेस में जो बुर्बोन डायनेस्टी थी उसको रिस्टेब्लिश कर दिया गया था, उसको रिस्टोर किया गया था, और जितने भी लिबर्टी से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उन सबको कैंसिल कर दिया गया था. ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था. केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज़ में उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था. जब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया गया तो जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे, उन्हें डर लगने लगा कि उन्हें कहीं इस दमन का सामना न करना पड़े, राजा उनके साथ ऐसे व्यवहार न करे कि उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े. फॉर दैट पर्पज़ दे ड्रॉ मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, वो भूमिगत हो गए. सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़. अब इन्होंने चोरी छिपे क्या काम करना शुरू किया कि सीक्रेट सोसाइटीज़, गुप्त संगठनों को बनाना शुरू किया ताकि उसमें वो रिवोल्यूशनरीज़ को, जो न्यू रिवोल्यूशनरीज थे, उनको प्रशिक्षण दे सकें, अपने आइडियाज़ उनको दे सकें. ठीक है. To be revolutionaries at this time meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress. उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब ये होता था बच्चों कि जो मोनार्कियल सिस्टम था उसका अपोज करना, उसका विरोध करना, जो वियना कांग्रेस के बाद में स्थापित की गई थी. ठीक है. और साथ ही जो स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए जो प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना, ये क्रांतिकारी होने के लिए बहुत ज़रूरी था. ठीक. एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, हमेशा स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए लड़ाई करना और संघर्ष करना था. मोस्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. और ये जो रिवोल्यूशनरीज थे, इनका ये मानना था कि आज़ादी के संघर्ष में राष्ट्र राज्यों की स्थापना होना ज़रूरी है, जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जिसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो, जिसमें यूनिवर्सल सफरेज की बात कही गई हो. ऐसे राष्ट्र राज्य की स्थापना की बात वो रिवोल्यूशनरीज अनिवार्य मानते थे. बेटा, ये रिवोल्यूशनरीज के इम्पॉर्टेंट टास्क में शामिल था. नाउ वी विल गेट एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जियोसेपी मैज़िनी. बेटा, ये इटली का वो क्रांतिकारी था जिसने इटली की यूनिफिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया. चलिए उसको सुनते हैं, देखते हैं. One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Geneva in 1807. बेटा, ये 1807 में जेनेवा में इसका जन्म होता है. He became a member of the secret society of कार्बोनारी. ये कार्बोनारी नाम का एक गुप्त संगठन था बेटा, उसका ये सदस्य बन जाता है.
और ये 24 साल की युवावस्था में ही लिगोरिया में क्रांति कर बैठा था, और लिगोरिया में क्रांति कराने के लिए इसे देश से निकाल भी दिया गया था। लिखा भी है, एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एक्सिल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग इन अ रिवोल्यूशन इन लिगोरिया। ओके, ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। बच्चों, इसने फिर थोड़े ही समय बाद में 2 और गुप्त संगठनों की स्थापना कर ली, वो भी भूमिगत संगठन थे, ठीक है, जिसके किसी को पता नहीं था। पहला था मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप नाम का। बर्न में उसने यंग यूरोप के नाम से बनाया, और मार्सेई में कहाँ से, क्या नाम से बनाया, यंग इटली। बेटा इसको याद रख लेना है, इसको आपको अपने नोट्स में शामिल करना ही है, ठीक। अंडरग्राउंड सोसाइटीज, फर्स्ट यंग इटली इन मार्सेई and then young Europe in Bern, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states। और इसके सदस्य कहाँ से होते थे? इसके सदस्य होते थे पोलैंड से, फ्रांस से, इटली और जर्मन राज्यों से होते थे, और इस समान विचार रखने वाले युवा होते थे। ऐसा नहीं कि इनकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो और वो इसके मेंबर बन जाए, ऐसे में तो उनका जो सीक्रेट सोसाइटी होता वो डिस्ट्रॉय हो सकता था। मैज़िनी बिलीव्ड दैट, अभी आप इसके थॉट समझिएगा, थॉट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि राष्ट्र राज्य, ठीक है, स्टेट का फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, एक यूनाइटेड नेशन की ज़रूरत क्यों है। ये थॉट इन्हें नहीं लेकर आई है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो कॉन्सेप्ट था, जैसुपी मैज़िनी ने लेकर आया था, ठीक है। मैज़िनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मैज़िनी क्या कहता है, देखिए, कि उसका क्या विश्वास था, ईश्वर की मर्जी के अनुसार जो राष्ट्र है, राष्ट्र ही मनुष्यों की नेचुरल यूनिट है, मतलब कि प्राकृतिक इकाई है। एक मनुष्य का जो डेवलपमेंट है, एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, उसके राष्ट्र की इकाई में ही हो सकता है। इसलिए वो मनुष्य के लिए राष्ट्र को एक नेचुरल यूनिट मानता था, ठीक है। और इसके अलावा क्या था कि इसीलिए वो सोचता था कि जो इटली छोटे छोटे राज्यों में और प्रदेशों में बटा हुआ है, उसे जोड़कर एक नए राष्ट्र, एक एकीकृत गणतंत्र बनाना चाहिए, ऐसा उसका विचार था, ठीक। नेचुरल मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। इसलिए सोचता था कि इटली जो छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम में बटा है, इसे इस तरह का नहीं होना चाहिए, इसको इस तरह से नहीं रखा जा सकता है। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। वो कहता है कि इन्हें जोड़ करके एक व्यापक गठबंधन के अंदर एक एकीकृत गणतंत्र बनाना चाहिए, और यही एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। कहता है कि अगर ये यूनिफिकेशन को हमने कंडक्ट कर दिया तो इटली को लिबर्टी मिल जाएगी, स्वतंत्र राष्ट्र हो सकता है, मुक्ति मिल सकती है। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। ओके बेटा, इसी मॉडल को, जैसे इटली का जेसीपी ने इस तरह का मॉडल को लेकर आया, तो इसके मॉडल की देखा देखी जर्मनी ने किया, फ्रांस ने किया, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड, इन सभी देशों ने, इन सभी टेरिटरीज़ ने अपने यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। मैज़िनी रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स, ओके, एंड मैटरनिक डिस्क्राइब हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। देखिए, मैज़िनी जो है वो हमेशा राजतंत्र का घोर विरोध करते हुए प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के स्वप्न से मैज़िनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैज़िनी ने क्या किया, मोनार्की का हमेशा अपोज किया, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक विज़न जो था उसके पास, उसका सहारा लेकर के उसने वहाँ पर रूढ़िवादियों को हरा दिया, कंजर्वेटिव्स को हरा दिया। तो उसके लिए मैटरनिक ने क्या कहा, मैटरनिक, जो हम ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक की बात कर रहे हैं, मैटरनिक ने जेसुपी मैज़िनी को क्या कहा, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। उसने कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का ये सबसे खतरनाक दुश्मन है। कौन? जेसुपी मैज़िनी। बच्चों, इसको आप ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा, किसके लिए कहा। तो ड्यूक मैटरनिक ने जेसुपी मैज़िनी के लिए कहा था कि दिस द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, हु इज दैट इज जेसुपी मैज़िनी। ओके dear students, now we are going to start the third section of our this chapter, that is the age of revolution. Okay,
and in this section we will get an information the events which occurred between 1830 to 1848. The age of revolution 1830 and 1848. प्यारे बच्चों, जो लिबरलिज्म की बात है, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, जो उदारवाद और राष्ट्रवाद है, ये क्रांति से जो है ना, इनको जोड़कर देखा जाने लगा था यूरोप में. लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म कैम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ द यूरोप. ठीक है, सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर एंड आयरलैंड एंड पोलैंड. ये इटली और जर्मनी के राज्यों में, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे में, आयरलैंड और पोलैंड जैसे कुछ क्षेत्र थे. ठीक. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated. ये जो क्रांतियों का जो नेतृत्व हो रहा था ना बेटा, वो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म में जिन लोगों ने किया, वो मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाले बड़े एजुकेटेड लोग थे. और इनमें कौन कौन शामिल था? प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, कमर्शियल मिडिल क्लासेस, है ना. ये सारे के सारे लोग इस जो लिबरल और नेशनलिज्म के जो रिवॉल्यूशन को कंडक्ट करने वाले लोग थे, वो यही लोग थे. बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे, द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. पहला विद्रोह कब, किसके बाद? 1815 में, जब बुरबोन राजा को सत्ता में वापस ला दिया गया. उसके बाद उदारवादियों ने, ये जो लिबरल्स थे, लिबरलिज्म को फॉलो करने वाले जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उन लोगों ने जो अपना फर्स्ट अपहेवल यानी विद्रोह जो था, वो फ्रांस में जुलाई 1830 में स्टार्ट किया. द बुरबोन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रिवॉल्यूशनरीज. यही बात जो मैंने भी आपको बतलाया कि 1815 के बाद जो बुरबोन राजा को सत्ता में बैठा दिया गया, अब उन्हें लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने, उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका. ठीक है. अब उसकी जगह क्या हुआ? हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप. अब उसकी जगह में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो जाती है और उसका अध्यक्ष होता है लुई फिलिप. ठीक है, एज इट्स हेड, उसका अध्यक्ष हो जाता है. बेटा अब जो ये जो हाईलाइट किया हुआ सेंटेंसेस है, उसको आप ध्यान से समझिएगा. व्हेन फ्रांस स्नीज, ठीक है, मैटरनिक वंस रिमार्क, ये कहता है, मैटरनिक क्या कहता है देखिएगा, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. कहता है कि जब फ्रांस छींक देता है ना, तो बाकी पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है. वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि यूरोप की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, वो फ्रांस के इर्द गिर्द ही घूमती थी. जैसे ही 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसका इम्पैक्ट यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में पड़ा, यूरोपियन कंटिनेंट के. वहाँ की जो मोनार्कियल सिस्टम था, वहाँ की जो ऑटोक्रेसी थी, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया. लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया. फिर क्या हुआ? फिर नेपोलियन 1815 में वाटरलू में हार जाता है. फिर वियना कांग्रेस में फिर से फ्रांस को लेकर के काफ़ी सारे पॉलिटिकल मेजर्स उठाए जाते हैं. फ्रांस को एक तरह से बाउंडेड कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं. तो जैसे फ्रांस पर प्रतिबंध लगाया, जैसे फ्रांस में रिस्टोर किया, मोनार्कियल स्टेट को, ऑटोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया, तो पूरे यूरोप में चेंजेस आ गए. अब चूंकि 1830 में फिर से अपहेवल हुआ, फिर से विद्रोह हुआ, तो मैटरनिक अब समझ गया था कि जैसे ही फ्रांस में कोई रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा, उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में पड़ेगा. दैट्स वाई ही रिमार्क दैट व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी. द जुलाई रिवॉल्यूशन, ये जो जुलाई 1830 की बात है, उसमें शामिल होता है. द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लीड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड. प्यारे बच्चों, इस जुलाई की जो रिवॉल्यूशन था, उससे ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया. अब जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया. ब्रुसेल्स कहाँ से अलग हो गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से वो अलग हो गया. जैसे ही जुलाई में ये
विद्रोह होता है। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम से संबंधित है। आप लोगों ने क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस में भी फर्स्ट चैप्टर में ब्रुसेल्स के बारे में पढ़ा है, बेल्जियम के बारे में पढ़ा है। तो ये यहाँ से अलग हो जाता है। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एक घटना थी जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार कर दिया था। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe, that was, what was that? That was the Greek War of Independence। वो था यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। ओके, ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। प्यारे बच्चों, जो ये ग्रीस था, यूनान था, वो ऑटोमन साम्राज्य का 15वीं सदी से हिस्सा था। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक विच बिगैन इन 1821। जो यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति हुई थी, उसमें यूनानियों का आज़ादी के लिए जो संघर्ष था बेटा, वो 1821 से स्टार्ट हो चुका था। ठीक, nationalists in Greece got support from other Greek living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture। जब इन्होंने ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में अपना रिवोल्ट स्टार्ट किया था, तो यूनान में राष्ट्रवादियों को जो निर्वासन एक्सिल कर दिया जाता था, उन लोगों का भी यूनानियों के साथ समर्थन था और कुछ वेस्टर्न यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिल रहा था। क्यों? क्योंकि ग्रीस जो था, ग्रीस एक प्राचीन यूनानी संस्कृति थी और उसके प्रति लोग बहुत सहानुभूति रखते थे। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो कवि और कलाकार थे, उन्होंने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया और ये बताकर के उसकी प्रशंसा की। क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब जहाँ पर ये सभ्यता फली फूली है, पली है, बढ़ी हुई है, इस तरह से उसकी प्रशंसा की। और उन्होंने कहा एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। और यहाँ के जो लोग थे, ग्रीस के लोग, उन्होंने अपने पक्ष में लोगों का समर्थन मांगा, जनमत जुटाया, ताकि वह एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए कार्य कर सकें। ठीक है बच्चों। एंड फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल of 1832 recognized Greece as an independent nation। प्यारे बच्चों, अंततः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुनतुनिया की संधि होती है और ये ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है, उसको मान्यता मिल जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस ट्रीटी के तहत ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला, कहाँ किसको क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन की संज्ञा दी गई। ठीक है, या ग्रीस पर 15th सेंचुरी से किसका ऑटोनॉमी थी, किसकी उसमें स्वायत्ता थी, तो ऑटोमन एम्पायर की थी। इस तरह से बेटा आपको इस पैराग्राफ को समझना होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। आपको क्या लगता है कि केवल नेशनलिज्म केवल इस तरह का हो सकता है कि युद्ध करो और अपने टेरिटरी को एक्सपेंशन करो, यही राष्ट्रवाद है? मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे इसको हाँ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि केवल युद्ध के आधार पर क्षेत्र का विस्तार कर देना ही राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि हमें हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, उसको सहज कर रखते हुए अगली पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करना, ये भी तो हमारे नेशनलिज्म का एक हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हम इसी रोमांटिक इमेजिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। केवल बेटा युद्ध कर लेना और क्षेत्र विस्तार से ही राष्ट्रवाद का विकास होगा, ये संभव नहीं है। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। राष्ट्र के विचार के निर्माण में जो संस्कृति होती है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और निभाई है। आर्ट एंड पोएट्री, जो कला है, काव्य है, कहानियाँ हैं, किस्से हैं, म्यूज़िक, संगीत है, ये सभी राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग देते हैं। जब आप कभी
नेशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पर आप जब देशभक्ति के गीत सुनते हैं तो आपके मन में एक राष्ट्रवाद का विचार पैदा होने लगता है, आपके शरीर में एक राष्ट्रवाद का संचार होने लगता है। तो ये इनका अपना एक अलग महत्व है। जब आप कोई ऐसा स्कीट या कोई नाटक देख लेते हैं जिसमें राष्ट्रवाद के विचार भरे पड़े हों तो आपके मन में उत्साह आ जाता है देश के प्रति कुछ करने का। तो बस वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको समझना है। रोमांटिसिज्म a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment। जो रोमानीवाद होता है बेटा, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड इनिशिएटेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। बच्चों, जो रोमानी कलाकार थे और कवियों ने जो तर्क वितर्क और जो विज्ञान होता था उसके महिमा मंडन की आलोचना की थी। ठीक है। हमने अब देखा ना कि पोएट्स जनरली, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ, ग्लोरिफिकेशन यानी महिमा मंडन करना, किसका? रीज़न यानी तर्क वितर्क का, एंड साइंस है ना, विज्ञान का जो बहुत महिमा मंडन करते हैं उसकी वो आलोचना करते हैं। और क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं? उसकी जगह कहते हैं कि भावनाओं का, इमोशंस का, इंट्यूशन हमारी अंतर्दृष्टि का, एंड मिस्टिकल फीलिंग्स हमारी जो रहस्यवादी भावनाएं हैं उस पर उन्होंने जोर दिया। ठीक है। ये रोमांटिक इमेजिनेशन का हिस्सा है बेटा, इसको आपको समझना पड़ेगा और ध्यान से सुन करके इसको करना होगा इस पर। देयर एफर्ट्स वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। ये कहते हैं कि उनका ये भी प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति, अ कॉमन कल्चरल पास्ट, और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाना चाहिए। जो हमारी विरासत चली आ रही है, ठीक है, उसको साझा करना, शेयर करना एक दूसरे से, और जो हमारा अतीत था, सांस्कृतिक अतीत, उसको वापस पैदा करना और उसको भी आपस में शेयर करना। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि हमारे एक नेशन को एक बेस मिलेगा, एक आधार मिलेगा, और हमारी नेशनल्स की फीलिंग जो है और भी ज़्यादा मजबूती से लोगों के बीच में घर कर जाएगी। पर बच्चों, एक जर्मन फिलासफर थे, जोहान गॉटफ्रीड। ओके, वो क्या कहते थे? वो भी एक रोमानी चिंतक थे। उन्होंने क्या दावा किया? ही क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। ओके, दास वो it was through folk song, folk poetry and folk dances that the true spirit of nation was popularized। वो कहते हैं कि राष्ट्र की अगर सच्ची आत्मा को आपको देखना है तो आम लोगों के बीच में देखने को मिलेगी। जर्मन की जो संस्कृति, सच्ची जर्मन की संस्कृति, वो डास वोक मतलब आम लोग, उन लोगों के बीच में निहित होती है। और राष्ट्र की जो सच्ची आत्मा होती है वो लोकगीतों में, फोक सॉन्ग्स होते हैं, जो फोकलोर्स होते हैं, फोक डांस होते हैं, जनकाव्य होते हैं, इनमें आपको ये प्रकट होती हुई दिखाई देगी। इस तरह से जॉन गॉटफ्राइड हमें इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। द एम्फेसिस ऑफ नेशनलिज्म थ्रू म्यूजिक। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ देखेंगे कि नेशनल्स की जो बात की जा रही, राष्ट्रवाद की, वो किस तरह से म्यूज़िक के थ्रू लोगों में फैलाई गई थी। The emphasis of vernacular language and collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, ठीक है, but also to carry the modern nationalist message to large audience who are mostly illiterate। प्यारे बच्चों, उस समय जो ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय बोलियों पर बल दिया जाता था और जो स्थानीय जो लोक साहित्य होते थे उनको एकत्रित किया जाता था। ठीक है, ये केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाने का एकमात्र साधन नहीं था, बल्कि जो आधुनिक राष्ट्र का संदेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकतर लोग कैसे थे? निरक्षर थे। देखिए, अगर हम मान लीजिए कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो या चलिए अब हम मानते हैं कि कोई इंटीरियर एरिया में रहने वाले लोग हैं। अगर हम एक कोई इंटीरियर पार्ट में रहते हैं और वहाँ पर ऐसी भाषा बोली जाती है जो
वहाँ स्थानीय स्तर पर चलती हो, और हम मान लीजिए वहाँ पर किसी मलयाली लैंग्वेज को बोल दे या तेलुगु लैंग्वेज को बोल दे जिसकी समझ वहाँ के लोगों को नहीं है, तो क्या हम अपने मैसेज को उन तक पहुँचा पाएंगे? नहीं पहुँचा पाएंगे। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है जो स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली बोली होती है, वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो हम वर्नाकुलर लैंग्वेज के थ्रू हम उसी वर्नाकुलर लैंग्वेज में तैयार किए गए जो फोकलोर्स हैं, लोक साहित्य हैं, उसके थ्रू वहाँ के लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्र की भावना कैसी होनी चाहिए, हमें अपने राष्ट्र के प्रति क्या चीज़ को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। नेशनलिस्ट का जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि जो लोक साहित्य, अगर मान लीजिए हम ऐसे साहित्य वहाँ प्रस्तुत कर दें जो जिस भाषा को जानते नहीं हैं, कब? जबकि वहाँ बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं, निरक्षर हैं, तब हमें यह नेशनलिस्ट की फीलिंग में वर्नाकुलर लैंग्वेज और फोकलोर से रिलेटेड मटेरियल सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। बच्चों ये जो पोलैंड था उस पर ये खासकर लागू होता है, ठीक है। विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर रसिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये कब की बात है? जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था इस पोलैंड का। यदि पोलैंड अब तक स्वतंत्र भूक्षेत्र तो नहीं था, किंतु उसने क्या काम किया? पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। लेकिन इसने अपने देशवासियों के मन में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है बेटा, वो म्यूजिक और लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बना करके रखी थी, ठीक है। फिर कैरोल कुरपेंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनल सिंबल। प्यारे बच्चों, जो कैरोल कुरपेंस्की थे उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया, पोलैंड के थे, ठीक है। और पोलेनेस और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। कैरोल कुरपेंस्की ने लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने के लिए अपने ओपेराज और म्यूज़िक उसका के माध्यम से अपने राष्ट्र का गुणगान किया, राष्ट्रीय संघर्ष का, नेशनल जो स्ट्रगल हो रहा था उसको उसने गुणगान किया। और जो पोलेनेस और माजूरका जैसे जो फोक डांसेस थे उसको उसने नेशनल सिंबल बना दिया, राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया, ताकि लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र से प्रति मोह बना रहे। नाउ नेशनलिज्म थ्रू लैंग्वेज, हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से। अभी तो हमने देख लिया था वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। भाषा ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज आर फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। रूसी कब्जा, जब पोलैंड पर रूसी कब्जा हो गया था तो पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटा दिया गया और उसकी जगह रूसी भाषा को जबरन उन पर लाद दिया गया। इन 1831 the armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed। बेटा 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे हालांकि कुचल दिया गया था, ठीक है। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance। अब क्या हुआ कि इसके जो अनेक सदस्यों ने क्या किया, राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को सबसे बड़ा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। पोलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। जो पोलिश लैंग्वेज थी ना बेटा, चर्च के जो आयोजन होते थे और उससे संपूर्ण शिक्षा को पोलिश का इस्तेमाल किया गया। पोलिश यानी एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट, अब इसका नतीजा क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल। बहुत सारे चर्च के जो पादरी थे और बिशप थे उनको सबको जेल में डाल दिया गया। और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़ एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन। या रूसी अधिकारियों ने सज़ा देते हुए साइबेरिया भेज दिया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से क्या कर दिया था? रिफ्यूज़ कर दिया था, उसे इनकार कर दिया था। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। जो पोलिश भाषा थी, पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखी जाने लगी थी। प्यारे बच्चों,
आपने नेशनलिज्म के इस पार्ट को, रोमांटिसिज्म को समझने की कोशिश किया। उसमें आपने देखा कि किस तरह से लैंग्वेज और म्यूज़िक इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। और हमने जो रोमानीवाद था उसमें देखा संस्कृति, कल्चर, ये कल्चर, लैंग्वेज, म्यूज़िक, फोकलोर, फोक डांस, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है बेटा, अब हम समझेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये जो जन विद्रोह हो रहा था उस समय वहाँ पर भूख का क्या आलम था, वहाँ की हार्डशिप, कठिनाइयाँ कैसी थी, पॉपुलर रिवोल्ट जो कंडक्ट हुए थे वो कैसे थे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। The 1830s were years of great economic hardship in Europe. बच्चों 1830 एक ऐसा दौर था जो पूरे यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। The first half of 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. 19वीं सदी के पहले हिस्से में, ठीक है, बिफोर 1850 पूरे यूरोप की जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हो गई। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर ऑफ जॉब दैन एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या या तादाद रोजगार से भी ज़्यादा हो गई। इन मोस्ट कंट्रीज, ओके। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। ओके, अब क्या होने लगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो अतिरिक्त आबादी थी बेटा, उस शहर में आकर के भीड़ से भरी जो गरीब बस्तियां थी उसमें रहने लगी। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन। अब जो नगरों में जो छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, लघु उत्पादक, उनको अक्सर इंग्लैंड से आने वाली जो मशीनों से बने हुए सस्ते कपड़े थे उसके साथ इनकी कड़ी स्पर्धा करनी पड़ रही थी। फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड वेर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस्ड दैन ऑन द कंटिनेंट। क्योंकि वहाँ इंग्लैंड में भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, औद्योगिकरण हो चुका था, और वहाँ का स्तर यूरोप के महाद्वीप से, इंग्लैंड का जो औद्योगिकरण का स्तर था वो महाद्वीप से ज़्यादा ऊंचा था। ठीक है, इंग्लैंड अकेला एक ऐसा देश था जहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, प्रोडक्शन के थ्रू पूरे वर्ल्ड के मार्केट को फ्लड कर दिया था प्रोडक्ट से। एंड दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और ये सबसे ज़्यादा तो जो मामले हैं वो कपड़ों से संबंधित थे। विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। ठीक है, इसका उत्पादन कहाँ होता था? कपड़ा उद्योग का घरों में भी होने लगा था, छोटे छोटे कारखानों में होता था, और केवल आंशिक रूप से जो मशीनीकृत थे उसके माध्यम से ही हो जाता था। एंड इन दोज रीजन्स was Europe where the aristocracy still enjoyed power. Peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. बच्चों, यूरोप के उन्हीं इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, where the aristocracy still enjoyed power, जो कृषक थे, पीजेंट्स थे, वो आज भी फेडरल ड्यूज जो सामंती शुल्क थे और ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारियों के बोझ से दबे जा रहे थे। And at that time aristocracy was enjoying their powers and peasants were struggling for their survival. Okay, the rise of food prices, ये एक समस्या और थी कि वहाँ फूड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे। और a year of bad harvest lead to widespread pauperism in town and country. अब क्या होने लगा कि खाने पीने की चीज़ों की भी मूल्य बढ़ने लगे, और किसी वर्ष में तो फसलें ही खराब हो जा रही थी, तो शहर और गांव दोनों में ही व्यापक रूप से जो है गरीबी फैलती चली जा रही थी। दैट वाज द हार्डशिप ऑफ दैट टाइम। ओके, और समझ आइए कि हंगरनेस, जब पॉपुलेशन ग्रोथ किया, प्रोडक्शन कम हो रहा है, फूड प्रोडक्शन कम है, फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हंगरनेस भी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। द ईयर 1848 वाज सच ईयर, ये साल 1848 एक ऐसा ही वर्ष था। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट बॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। बेटा, खाने पीने की कमी हो गई, व्यापक बेरोजगारी हो गई, लोग पेरिस की सड़कों पर उतर के आए। देखिए, हम फ्रांस के ही बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, आपके मन में ये आता होगा, आपको मैटरनिक ने जो बोला वो समझ में तो आ ही गया होगा कि भाई जब फ्रांस छींक देता है तो पूरा यूरोप में क्या हो जाता है, कोल्ड आ जाता है, सर्दी आ जाती है।
तो हम ये सारा का सारा जो रिवोल्ट देखेंगे ना, ये सब फ्रांस से कनेक्ट होता हुआ दिखेगा और इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं यूरोप के किसी भी कंट्री में। तो खाने पीने की चीज़ों में कमी आ गई, व्यापक बेरोजगारी बढ़ गई, तो लोग पेरिस की सड़कों पर उतर कर आ गए और जहाँ जगह जगह पर अवरोध लगाए गए, लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया गया। लुई फिलिप आपको याद होगा, लुई फिलिप कौन था? लुई फिलिप जो 1830 में बुरबोन डायनेस्टी को हटाया गया था रिवोल्ट के बाद, और वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल को इस्टेब्लिश किया गया था, उस समय वो लुई फिलिप वहाँ का अध्यक्ष था, उसे वहाँ से भागना पड़ा। ठीक है, राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए कुछ राइट्स प्रोवाइड किए। वो क्या थे देखिएगा। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वर फोर्स्ड टू फ्ली, अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। ठीक है, गणतंत्र की घोषणा कर दिया। ग्रांटेड सफ्रेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबाउट 21, जो 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया। एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, काम के अधिकार की भी गारंटी दे दी गई। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर सेटअप, और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखानों को स्थापित कर दिया गया था। तो इस तरह से वहाँ के लोगों का संघर्ष होता है बेटा। इसके अलावा बेटा एक आपकी बुक के पेज नंबर 16 में एक इसको चीज़ को डिस्क्राइब किया, एक रिवोल्ट के बारे में भी डिस्क्राइब किया है, उसे आप ज़रूर पढ़ लेंगे। जो कि सिलेशिया में जो वीवर्स थे, ओके, सिलेशिया में जो बुनकर या वीवर्स थे, उन्होंने 1845 में वहाँ के जो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके खिलाफ विद्रोह किया था, जो कि उनसे कच्चा माल दे करके बना बनाया कपड़ा ले लेते थे, परंतु उसके दाम वो बहुत कम देते थे। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा रिवोल्ट का जिक्र किया गया है, सिलेसिया 1848 रिवोल्ट कंडक्टेड बाय वीवर्स अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। ओके, ये आप अपने उस बुक से ज़रूर पढ़ेंगे, ये काम मैं आपको सौंपता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही इस सेशन में कंप्लीट करते हैं। प्लान आगे का जो है अब नेक्स्ट डे हम उसको डिस्कस करेंगे, जो कि 1848 में रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के बारे में है, और उसमें आप जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किसान जो थे, मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उन्हीं के समकक्ष जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके द्वारा कौन सी क्रांति की जा रही थी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हम कल के सेशन में इसको अब हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।